द्वादश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उसकी उपयोगिता के कारण है। ज़्यादातर चीज़ों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण ही होता है। प्रबंध के व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान अगर चाहिए तो आपको प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान व्यवहार में लाने के लिए कुछ थ्योरी रूप में, सिद्धांत रूप में तो होना चाहिए ना आपके पास। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वह व्यवहार में क्या लाना है, इसका सूक्ष्म माने माइन्यूट गहरा ज्ञान हमें देते हैं। प्रबंधकीय आचरण को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधकीय आचरण यानी कि जो प्रबंधक आचरण करते हैं उसको प्रभावित करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों को अपने दायित्व और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए प्रबंधक उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो प्रबंधक क्या करते हैं, सिद्धांतों को अपने दायित्व और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के यह तो आप भी मानेंगे, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक सारगर्भित चीज़ निहित सिद्धांत के द्वारा शासित होती है। सारगर्भित का मतलब होता है कोई गहरी चीज़ जिसमें कोई तत्व, कोई राज, कोई बात छिपा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह वस्तु सारगर्भित कहलाती है। ठीक है, और उसमें जो सिद्धांत मतलब उसके जो जड़ में जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उन सिद्धांतों पर आधारित होगा जिससे वह बने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो सिद्धांत होते हैं ये प्रबंधकों को निर्णय लेने में और उन्हें लागू करने में मार्गदर्शक का काम करते हैं। ठीक, प्रबंध के सिद्धांतकार का प्रयत्न सदा निहित सिद्धांतों की खोज करना रहा है। जो प्रिंसिपल बनाने वाले हैं वो हमेशा जो सिद्धांत प्रबंधक यूज करते रहे हैं उनकी खोज करना रहा है। ध्यान रखना, जो सिद्धांतकार हैं वो सिद्धांत बनाते नहीं हैं, वो केवल ऑब्जर्वेशन से, अनुभवों से, एक्सपेरिमेंट से भी वह यह देखते रहते हैं, स्टडी करते हैं कि बड़े बड़े प्रबंधक किन सिद्धांतों का उपयोग करते रहे हैं। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि अगर वैसी ही परिस्थितियां हैं तो अन्य प्रबंधकों के लिए भी वह उन्हीं सिद्धांतों को उपलब्ध करा सकें और अन्य प्रबंधक, नए प्रबंधक भी उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग कर एक अच्छे प्रबंधक के तौर पे जाने जा सकें। तो बात इतनी सी है, इन्होंने देखिए लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांतकार का प्रयत्न क्या रहता है, सदा ये रहता है कि जो निहित सिद्धांत, निहित माने जो सिद्धांत वहाँ पर छिपे हुए हैं किसी गतिविधि में, किसी बड़े प्रबंधक की, तो वह उनकी खोज करता है तथा उसे खोज करना भी चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए कि इन्हें दोहराई जा रही जो परिस्थितियां हैं, अगर सेम परिस्थिति किसी अन्य प्रबंधक के सामने हो तो स्वाभाविक रूप से प्रबंध के लिए उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करना आसान हो जाए। ठीक, तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को समझते हैं। पहली बात, प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो प्रबंधकों को वास्तविक दुनियावी स्थिति में उपयोगी पैठ कराते हैं। उपयोगी पैठ कराना मतलब उसकी यथा स्थिति बताते हैं। किसकी? वास्तविक दुनियावी स्थिति। ठीक है, तो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस हैं, रियल वर्ल्ड का मतलब होता है कि वास्तव में जो बाहर हो रहा है। देखिए, एक तो होता है कि कल्पना में आपने कोई चीज़ सोच ली, ठीक है ना, कि चांद बड़ा खूबसूरत है, इतना प्यारा, इतना सुंदर, लेकिन जब आप वास्तविकता में चांद पर उतरते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पर भी पहाड़ हैं, रेत है और गड्ढे हैं, है ना। तो वास्तविक दुनिया थोड़ा अलग है। तो जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन भी आप कह सकते हो, प्रबंधकों को उसकी जानकारी प्रबंध के सिद्धांत कराते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से उनके प्रबंधकीय जो स्थिति है और जो परिस्थितियां हैं उनके संबंध में उनकी ज्ञान, योग्यता एवं समझ में वृद्धि होती है। इससे प्रबंधक क्या करते हैं, अपनी पिछली भूलों से कुछ सीखते हैं और बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं को
तेजी से हल कर समय की बचत कर पाते हैं। ठीक, इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक प्रबंधक दिन प्रतिदिन के निर्णय अधीनस्थों के लिए छोड़ सकता है। डे टू डे जो डिसीजंस होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ सकता है, लेकिन स्वयं विशिष्ट कार्यों को करेगा जिसके लिए उसकी अपनी विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। भाई जो काम क्लर्क कर सकता है उसमें किसी मैनेजर को क्यों लगना, उसे क्लर्क के लिए छोड़ देना चाहिए, है ना। इसके लिए वह अधिकार अंतरण के सिद्धांत का पालन करेगा। अधिकार अंतर क्या होता है? अथॉरिटी शिफ्ट या अथॉरिटी ट्रांसफ़र का सिद्धांत होता है। ठीक है, वो अपना अधिकार जो उसी के पास है, लेकिन वह अपने सबॉर्डिनेट को वह अधिकार उस काम को करने का ट्रांसफ़र कर देता है। इसे अधिकार अंतरण करते हैं, अथॉरिटी ट्रांसफ़र। ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जा सकती है फॉर टाइम बिंग। दूसरी बात, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। कंपनी को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक दोनों संसाधन सीमित ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो असीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। दोनों ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज बोथ आर लिमिटेड, स्केर्स यू कैन से। इनका अधिकतम उपयोग करना ही प्रबंधक का जिम्मा होता है। और इनके अधिकतम उपयोग से अभिप्राय क्या है, पहले ये जानिए। संसाधनों को इस तरह से उपयोग में लाया जाए कि उनसे कम लागत पर अधिकतम लाभ मिल सके, यही उनका अधिकतम उपयोग है। कम लागत पर अधिकतम लाभ। सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्णयों एवं कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इससे गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने की नीति में होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। अब ये समझने वाली बात है, देखो, एक होता है ट्रायल एंड एरर, करो, गलती हो फिर उससे सीखो। तो जब भी कोई गलती होती है तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, वो नुकसान बड़ा भी हो सकता है। तो अगर आप उस नुकसान से बचना चाहते हैं तो वहाँ पर ये जो सिद्धांत होते हैं ये एक तरह से गाइडिंग कंपास की तरह आपको मदद करते हैं और बताते हैं कि सही रास्ता क्या है। सिद्धांतों की सहायता से जो प्रबंधक होते हैं वे अपने निर्णयों और कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पहले से ही अनुमान लगा पाते हैं कि ये कारण अगर हमने छोड़ा तो परिणाम इसके यही आएंगे और इसके सिवा कुछ आ नहीं सकते। ठीक, तो अल्टीमेटली आपने जो कारण और परिणाम का सिद्धांत अगर जान लिया तो फिर आप गलतियों से शिक्षा लें। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही गलतियां ही ना करें। ठीक है ना। तो प्रभावी प्रशासन के लिए प्रबंधकीय व्यवहार का व्यक्तिकरण आवश्यक है। यानी जो प्रबंधक होते हैं सब अलग अलग, सबका अपना व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तिकरण आवश्यक का मतलब होता है कि हर व्यक्ति उन सिद्धांतों को अपने ढंग से लेता है। ठीक है, जिससे कि प्रबंधकीय अधिकारों का आप पाते हैं कि सुविधा अनुसार वह उपयोग कर पाते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो प्रबंध में स्वेच्छाचार की सीमा निर्धारित करते हैं। स्वेच्छाचार का मतलब कि आप, स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है जैसा मन करे वैसा आचरण करना। लेकिन जब सिद्धांत बन जाते हैं तो फिर आप जैसा चाहें बतौर प्रबंधक वैसा नहीं कर सकते। आपको उन सिद्धांतों के मार्गदर्शन में ही करना होगा, जिससे कि होगा क्या कि जो प्रबंधकों के निर्णय हैं वो व्यक्तिगत पसंद एवं पक्षपात पर आधारित नहीं होते, वह उनसे मुक्त हो पाते हैं। एक उदाहरण समझिए, विभिन्न विभागों के लिए वार्षिक बजट के निर्धारण में प्रबंधकों द्वारा निर्णय उनकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करने के स्थान पर संगठन के उद्देश्यों के प्रति योगदान के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना फाइनेंस एलोकेट करना है, ये इस पर नहीं होना चाहिए कि प्रबंधक किस डिपार्टमेंट को कितना पसंद करता है, किसी को कम करता है, किसी को ज़्यादा करता है। प्रबंधक को ये देखना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट की क्या आवश्यकता है संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अकॉर्डिंगली ही उसको बजट जो है वो सैंक्शन करना चाहिए। दूसरी बात, प्रबंधक के सिद्धांतों का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जो इनके महत्व को प्रदर्शित करता है वो ये कि जो सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत बनते हैं। तो ये जो निर्णय इन सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं यह भी वैज्ञानिक होते हैं। निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में विचारणीय एवं न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यह समयानुकूल, वास्तविक और मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। निर्णय कैसे होने चाहिए? पहली बात तो निर्णय
जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनके रूप में विचारणीय हो और न्यायोचित तथ्य जो हैं उन्हीं पर आधारित हों। यानी कि आप पहले सारे तथ्य जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उन पर विचार करें और जो न्यायोचित यानी रीजनेबल जो फैक्ट्स हैं उन पर आधारित ही निर्णय आप लें। ये निर्णय कैसे हों? समय के अनुकूल हों, वास्तविक एवं मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। निर्णय ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका कोई आधार ही ना हो। ठीक, प्रबंध के सिद्धांत इंट्यूशन से नहीं लेने चाहिए, जिद से नहीं लेने चाहिए, मूड से नहीं निर्णय लेने चाहिए। अगर ऐसा किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा बतौर प्रबंधक। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो विचारपूर्ण निर्णय, जिसे विवेकपूर्ण निर्णय भी कह सकते हैं, प्रबंधक को ऐसा करने में, विचारपूर्ण या विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हाँ, तर्क पर जोर देते हैं प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, ना कि आंख मूंद कर विश्वास कर लेने पर कि आपका किसी पर बड़ा भरोसा है, आपने उसी पर सब छोड़ दिया, या आपने कहा अगर ये कह रहा है तो फिर तो बहुत सही कह रहा होगा, आपने जो फैक्ट्स थे उनकी जांच ही नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रबंध के जिन निर्णयों को सिद्धांतों के आधार पर लिया जाता है वह व्यक्तिगत द्वेष, भावना तथा पक्षपात से भी मुक्त होते हैं और यह परिस्थिति के तर्क संगत मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। परिस्थिति का तर्क संगत यानी कि लॉजिकल असेसमेंट करने के बाद किसका, सिचुएशन का, तब आप निर्णय लेते हैं तो ये आपके वैज्ञानिक निर्णय हो पाते हैं। जो अगला पॉइंट है महत्व को प्रूव करने का, वह है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। आप जानते हैं कि परिवर्तन हो रहा होता है लगातार हमारे आसपास के पर्यावरण में। तो सिद्धांत जो होते हैं यद्यपि सामान्य दिशा निर्देश की प्रगति के होते हैं, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं सिद्धांतों में, लेकिन इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। समय के साथ साथ आप देखें सिद्धांतों में अपडेट होते रहते हैं। पहले प्रबंध के सिद्धांत अलग थे, बाद में आप देखिए 5 स्टेजेस में ये डेवलप हुए और लगातार इन पर डेवलपमेंट जारी है। तो जैसे जैसे पर्यावरण हालात बदलते हैं वैसे वैसे सिद्धांत भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा कि प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, गतिशील पर्यावरण के अनुरूप ढाले जा सकते हैं। एक उदाहरण दिया है इन्होंने, इससे समझ जाएंगे आप इस बात को। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण इन दोनों को बढ़ावा देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर एंड दस स्पेशलाइजेशन। अब ये कैसे, जो सिद्धांत होते हैं वो ये तय करते हैं कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको अथॉरिटी भी दीजिए और उन्हें काम करने दीजिए। जब आप किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देंगे और अथॉरिटी भी देंगे तो वह व्यक्ति वही काम लगातार करेगा। तो ये संविभाजन हो गया। जब कोई व्यक्ति लगातार कोई काम करेगा तो फिर वो उसी में एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रबंध के सिद्धांत श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक समय में यह सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है। कंपनियां अपने मूल कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर रही हैं तथा अन्य व्यवसायिक कार्यों को छोड़ रही हैं। वो विशिष्ट कार्यों पर ही फोकस करती हैं और अन्य जो कार्य होते हैं उनको छोड़ती हैं। उन्हें आपने पीछे बढ़ा था आउटसोर्सिंग के जरिए कराया जाता है। पिछले साल आपको बताया गया था आउटसोर्सिंग क्या है, कि जो कोर वर्क हैं कंपनी उन पर फोकस करे और जो साधारण कार्य हैं वो किसी अन्य कंपनी या अन्य व्यक्ति से करा ले। इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में हिंदुस्तान लीवर जो है उसके निर्णय का आप एक उदाहरण दीजिए। उसने अपने मूल कार्य से अलग रसायन और बीज के व्यवसाय को छोड़ दिया। पहले करती थी, अभी छोड़ दिया। कुछ कंपनियां गैर मूल कार्य जैसे शेयर हस्तांतरण, प्रबंध एवं विज्ञापन को बाहर की एजेंसियों से करा लेती हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसी को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था आउटसोर्सिंग। बाह्यकरण बोलते हैं इसे। बाह्यकरण समझना कठिन है, आउटसोर्सिंग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आज अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विनिर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, विपणन यानी मार्केटिंग, ये जैसे मूल कार्य जो होते हैं कंपनियां अब इन्हें भी बाहर की इकाइयों से करा रही हैं। अपने व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण और ज्ञान प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण में बढ़ोतरी के संबंध में तो सुना ही होगा। अब ये जो हिंदी में है ना, ये बड़ा कठिन है। व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्य श्रुतिकरण, ये क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बाह्य श्रोत्रीकरण बोलें या बाह्यकरण बोलें, बाह्य श्रोत्रीकरण ज़्यादा सही शब्द है हिंदी में उसके लिए, आउट सोर्सिंग। ठीक है, श्रुतिकरण सोर्सिंग, बाह्य माने आउट, आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक, नॉलेज प्रोसेस
आउटसोर्सिंग। तो ये इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही, इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, आप जानते हैं बिजनेस आइसोलेशन में नहीं पनपता, बिजनेस समाज में ही पनपता है। तो लगातार समाज में जो लोग हैं, पब्लिक कह सकते हैं, पब्लिक में लगातार अवेयरनेस बढ़ी है। व्यवसायों, विशेषत सीमित दायित्व कंपनियों, विशेषता मतलब ये विशेषता है, इसमें दो विसर्ग छूट गए, लगा लीजिएगा। देखिए जो पब्लिक है उसमें लगातार जागरूकता बढ़ रही है। ख़ास तौर से विशेषता जो सीमित दायित्व कंपनियां हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशंस और कंपनीज़ हैं, वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए वो बाउंडेड हैं। सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कंपनी अधिनियम 2013 में, ठीक है, कि उन्हें उन नियमों को मानने की अनिवार्यता है। ठीक, तो प्रबंध विषय का ज्ञान इस प्रकार की मांगों के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है। ठीक है, किस प्रकार की मांग की? आउटसोर्सिंग भी करनी है आपको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है। तो समय के साथ साथ सिद्धांतों की व्याख्या से इनके नए एवं समकालीन अर्थ भी निकल रहे हैं। इसीलिए यदि आज कोई समता की बात करता है तो यह मजदूरी के संबंध में ही नहीं होती। ग्राहक के लिए मूल्यवान और पर्यावरण का ध्यान रखना, व्यवसाय के मूल्यवान पर्यावरण का ध्यान रखना, व्यवसाय के लिए सहयोगियों से व्यवहार पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं? हमने ये पढ़ा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। तो जनसाधारण में जागरूकता बढ़ रही है, कंपनियों के ऊपर CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, इनका ये बाध्यकारी हो चुके हैं, यानी कि इनका अनुपालन करना ही है। तो प्रबंध विषय का ज्ञान इन्हीं तरह की मांगों की वजह से आज इसकी जो है आवश्यकता पड़ी और इसीलिए विकसित होते चले गए हैं। ठीक है, समय के साथ साथ सिद्धांतों की व्याख्या, इसमें लैंग्वेज कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि पूर्ण विराम के बाद तथा नहीं आना चाहिए, चलो खैर। समय के साथ साथ सिद्धांतों की व्याख्या से इनके नए एवं समकालिक अर्थ निकल रहे हैं। किन के? प्रबंध के सिद्धांतों के नए अर्थ निकल रहे हैं, और समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी, वर्तमान के, इस समय के। तो आज कोई समता की बात करता है तो यह मजदूरी के संबंध में ही नहीं होता। समता मतलब इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि भाई लेबरर्स काम करते हैं और प्रबंधक जो ओनर होते हैं वह भी बिजनेस के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, दोनों, लेबर और मैनेजर या ओनर। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लॉ एंड शेयर बड़ा हिस्सा प्रबंधक अपने पास रख लेते हैं और लेबरर्स को बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। तो इक्विटी का मतलब यह है कि भाई दोनों मिलके काम करते हैं, बगैर लेबरर्स के क्या आप कोई प्रोडक्शन कर सकते थे? नहीं। तो इनको भी समान हिस्सा मिले, ये समता की बात होती है। लेकिन जब अब हम समता बोलते हैं तो ये केवल मजदूरों के संबंध में नहीं होती है। ग्राहकों के लिए मूल्यवान वस्तुएं मिलें, पर्यावरण का आप ध्यान रखें, व्यवसाय के सहयोगियों से व्यवहार पर कैसे करें, ये उन पर भी समता का ही व्यवहार हो, यही सिद्धांत लागू होता है। तो जब इस सिद्धांत को आप लागू करते हैं तो आप पाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पूरे शहरों का विकास किया है। जैसे भेल है, BHEL ने हरिद्वार उत्तराखंड में रानीपुर का विकास कर दिया। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का उदाहरण भी आपने सुना होगा, ये आगे के पृष्ठ पे आएगा। फिलहाल अगला पॉइंट है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। देखिए प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का आधार हैं। अगर आप प्रबंधन का कोर्स करने जाएं तो आप बताइए वहाँ क्या पढ़ेंगे? प्रबंध के सिद्धांत ही तो पढ़ेंगे। अभी आप इस समय प्रबंध पढ़ रहे हैं, मतलब कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स के अंतर्गत आपने क्या पढ़ना शुरू किया? प्रबंध के सिद्धांत पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के तौर पे, है ना? तो पढ़ने के लिए आपको जो ज्ञान के विषय का ज्ञान अगर आपको करना है प्रबंध विषय का, तो एक ज्ञान के विषय के तौर पे आप प्रबंध के सिद्धांतों का ही तो अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध को एक स्ट्रीम ऑफ स्टडी बनाने में प्रबंध के सिद्धांतों का अहम रोल है। ठीक है, प्रबंध के प्रशिक्षण में, शिक्षा एवं अनुसंधान में, ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों को आधार के रूप में लिया जाता रहा है। आप जानते हैं कि प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के पूर्व प्रबंध की परीक्षा ली जाती है। तो आप जानते हैं कि इन परीक्षाओं का विकास बिना प्रबंध के सिद्धांतों की समझ और विभिन्न परिस्थितियों में आप कैसे उपयोग करेंगे सिद्धांतों को, क्या इनको जाने बिना किया जा सकता है? उत्तर है नहीं किया जा सकता। तो यह सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक
आधार तैयार करते हैं। कौन? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध को एक शास्त्र, शास्त्र मतलब एक विज्ञान, ठीक है, जैसे राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, ऐसे ही प्रबंध शास्त्र, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेवर विषय हैं, जैसे कि आप देखिए MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें भी प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम में के भाग में इन्हीं सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। आप दूसरे चैप्टर में यही सिद्धांत तो पढ़ रहे हैं भाई, आगे BBA MBA करेंगे वहाँ पर भी आपको यही पढ़ना होगा। तो यह सिद्धांत प्रबंध में विशिष्टता लाते हैं, प्रबंध की नई तकनीक के विकास में सहायक होते हैं। हम देखते हैं कि परिचालन अनुसंधान यानी कि ऑपरेशन रिसर्च हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, समय पर कैनबन और केजन जैसे तकनीक का विकास हो, इन सिद्धांतों में और अधिक अनुसंधान जो लगातार हो रहा है उसी की वजह से हो सका है, ठीक है। एक बॉक्स है उसमें इसे समझाया गया है। एक तो इन्होंने बात की है टोयोटा और किरण मजूमदार का जो उदाहरण है, उनके उदाहरण से नवीन विचार दृष्टि गोचर हो रहा है, नया विचार, नया आइडिया। तो उन्हें प्रबंध के सिद्धांतों से आप कैसे जोड़ सकते हैं? क्या जोड़ सकते हैं? थोड़ा कोशिश कीजिए, ना हो पाए तो मुझे बताइएगा कि आप इसे कैसे करेंगे। अध्याय की शुरुआत में ये दिया गया है, भेल और श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के प्रयत्नों को प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व से किस तरह से आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की बात यहाँ पर इन्होंने की है। लिज्जत पापड़ तो आप सभी ने सुना होगा। इसमें इन्होंने कुछ बातें बताने की कोशिश की है कि संगठन सामाजिक जिम्मेदारी अगर लेके चले तो कैसे वो आगे मजबूत हो सकता है, और कैसे वो अपने हितधारक यानी कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है, ठीक है। तो इनके हितधारक जो थे लिज्जत पापड़ के महिलाएं थीं, ज़्यादातर 45,000 से अधिक की संख्या में उन्हें लिज्जत पापड़ बनाने का कार्य मिलता था, और जो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस संगठन ने मात्र 80 रुपये के मामूली ऋण से शुरुआत की थी। आज ये 650 करोड़ रुपए का सफल उद्यम है। इसका निर्यात 60 करोड़ रुपए से अधिक है, और इसके निर्यात व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से ब्रिटेन, अमेरिका, मध्य पूर्व देशों, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, हॉलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। सफलता का कारण क्या है? इनके मूल जो इनके मूल्य हैं, मूल मूल्य यानी कि इनके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जिन्हें सतत रूप से 1959 में स्थापना के बाद से लगातार और रेगुलरली लागू किया जा रहा है। इसमें दिखाया कि गांधी जी के मूल्यों को व्यापार के साथ कैसे जोड़ना संभव है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ 3 अलग अलग अवधारणाओं का सम्मिश्रण है। एक तो व्यापार की अवधारणा, दूसरा परिवार की अवधारणा, और तीसरा भक्ति की अवधारणा। भक्ति श्रद्धा का उच्चतम रूप है, जहाँ पे फिर आप जिसके प्रति श्रद्धा भाव से भर जाते हैं, फिर जब आप उसमें कोई दोष देखते ही नहीं हैं, उसके हर गलत कार्य को भी आप जस्टिफाई करना चाहते हैं और कर ही देते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। आप जिसकी भक्ति कर रहे होते हैं उसका एक भी दोष दिखता नहीं है आपको। तो यहाँ भक्ति की भावना से तात्पर्य क्या है? कमियां ना निकालना। इस सभी अवधारणाओं का समान रूप से संस्थान में पालन होता है। इस सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप सोचने का एक अनोखा तरीका लिज्जत ने निकाला है। व्यवसाय की अवधारणा के अलावा संस्थान ने अपनी सभी सदस्य बहनों के पारस्परिक पारिवारिक स्नेह, संबंध, विश्वास की अवधारणा को भी विकसित किया, ठीक है। संस्था के सभी मामलों का निपटान अपने स्वयं के परिवार की भांति किया, परंतु संस्था द्वारा अपनाई गई सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा भक्ति की अवधारणा है। सदस्य बहनों, कर्मचारियों, शुभचिंतकों के लिए संस्थान कभी भी मात्र आजीविका कमाने की जगह पर नहीं है, या किसी की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए उपयोग करने जैसा नहीं है, बल्कि सभी के लाभ के लिए पूजा करने का एक स्थान जैसा है। लिज्जत पापड़ सदस्य बहनों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। हर साल 10वीं और 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण करते हैं उन्हें, और इसका उद्देश्य महिला सदस्यों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। संगठन को विभिन्न सम्मान भी आज तक मिले हैं। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक जो जाना वो थे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। अब हम जानेंगे कि जो प्रबंध के सिद्धांत टेलर ने या फयोल ने दिए वो क्या क्या हैं, लेकिन इसे हम जानेंगे कल के वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही कि प्रबंध के सिद्धांतों का हमारे जीवन में बेहद और बहुत ज़्यादा महत्व है, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि बगैर इनके प्रबंध
का अध्ययन शुरू ही नहीं हो सकता, ना ही इसका व्यवहार में लाना संभव है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना के गाइडलाइंस का अनुपालन करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें।